अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज से हम डिस्कस करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन क्या है? व्हेनेवर अ बॉडी मूव्स इट मूव्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स एंड दोज रूल्स आर कॉल्ड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। अब देयर आर थ्री लॉज ऑफ मोशन, थ्री लॉज ऑफ motion governing the motion of an object, and these laws were given by Newton, and therefore these laws are called Newton's laws of motion. Newton's three laws of motion. Newton's three laws of motion, इनको हम कहते हैं Newton's three laws of motion. अब यही थ्री लॉ हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे डिटेल में। ठीक है। तो आज हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। पहले यहां पे लिखेंगे इसकी स्टेटमेंट, फिर वो स्टेटमेंट हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लेट मी टेल यू वन थिंग फर्स्ट। इससे पहले हमने फोर्स डिस्कस किया है, फोर्स की डेफिनेशन हमने डिस्कस की है, फोर्स किसको कहते हैं वो कंसेप्ट हमने डिस्कस किया है। उसके साथ साथ फिर इनर्शिया भी हमने डिस्कस किया है। अब जो इनर्शिया हमने ऑलरेडी पढ़ा है, फोर्स जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, अगर उन दोनों कंसेप्ट को मिलाएंगे वही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है। कंसेप्ट ऑफ फोर्स एंड कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया अगर दोनों को मिलाएंगे तो एक नई स्टेटमेंट बनती है, उसी को कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इज दिस क्लियर? तो क्या है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन? ए बॉडी कंटिन्यूज to be in its state of rest or of uniform motion unless or uniform motion along a straight line, along a straight line or track, unless it is acted upon by some net external force. ठीक है। ये है फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, जिसके पहले ही मैंने बता दिया। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन और इनर्शिया की डेफिनेशन मिला देंगे तो एक नई स्टेटमेंट बनती है, वही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन वही है। ये क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और of uniform motion along a straight line unless it is acted upon by some net external force. net यहाँ पे याद रखना, net external force, net force होना चाहिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। ठीक है। तो अगर हम ये स्टेटमेंट देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट, जो अगर हम गौर से देखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, थ्री पार्ट्स। ठीक है। नंबर वन, जो पहला पार्ट है, इट इज द स्टेट ऑफ, इट इज अबाउट स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ बॉडी। ठीक है। अब जो सेकंड पार्ट इसमें है, इट इज अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म motion of a body, and the third one is जो इस यूनिफॉर्म मोशन में आती है, that is motion along straight line, motion along straight line in one direction. ठीक है। that is state of direction of a body. ठीक है। So the statement, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसकी जो स्टेटमेंट है, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। ठीक है। वन इज स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी,
second is state of uniform motion of the body, and third one is the state of direction of the body. ठीक है, state of rest, अब यहाँ पे खाली रेस्ट डिस्कस होगा पहले, उसके बाद मोशन हम डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, उसके बाद डायरेक्शन हम डिस्कस करेंगे. तो न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, ये जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ऑफ ए बॉडी, ये अगर इनके कहने का मतलब ये है कि जो स्टेट ऑफ रेस्ट है ऑफ ए बॉडी, ये चेंज नहीं होगा. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी विल नॉट चेंज ऑन इट्स ओन. ठीक है ना, यानी कि द बॉडी अगर रेस्ट पे है वो खुद ब खुद मोशन में नहीं आ जाएगी. इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, इट विल रिमेन एट रेस्ट. ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज. ठीक है, ऑन इट्स ओन. ऑन इट्स ओन मीन्स खुद ब खुद. अगर बॉडी रेस्ट पे है वो खुद ब खुद यानी कि मोशन में नहीं आ जाएगी. ठीक है ना, उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट खुद ब खुद चेंज नहीं हो जाएगी. इफ एन ऑब्जेक्ट इज लेइंग समवेयर, ठीक है ना, वो वहां पे ही पड़े रहेगा. यानी कि जैसे कि हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं, अगर कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट, अगर हमने किताब रखी है किसी टेबल पर, ठीक है ना, इफ यू प्लेस सम ऑब्जेक्ट या सपोज ए बुक ऑन ए टेबल, तो अगर वहीं पे छोड़ देंगे वो ऑब्जेक्ट या किताब वही टेबल पे ही पड़ी रहेगी. कब तक? जब तक कि कोई उस पर फोर्स अप्लाई ना करे. ठीक है, तब तक वो वही पे पड़ी रहेगी. इज दिस क्लियर टू यू? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन. तो बॉडी अगर रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी. अब ये रेस्ट कौन चेंज करेगा यहाँ पे? अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय सम नेट एक्सटर्नल फोर्स. जब उस पर कोई एक्सटर्नल नेट फोर्स एक्ट करेंगे तब जाके स्टेट ऑफ रेस्ट इसका चेंज हो जाएगा. तो कौन चेंज करेगा? फोर्स. ये फोर्स क्या करेगा? फोर्स चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. जब तक ये फोर्स अप्लाई ना करे तब तक इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं हो जाएगा. मगर ये फोर्स कौन सा होना चाहिए? नेट फोर्स. नेट फोर्स, नेट फोर्स होना चाहिए. अगर नेट फोर्स 0 होगा तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए किसी टेबल पे पड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट, एक ब्लॉक रखेंगे हम टेबल पे. हियर इज ए ब्लॉक सपोज ऑन ए टेबल. रेक्टेंगुलर ब्लॉक रखेंगे इस पर. ठीक है, या बुक है या ब्लॉक रखेंगे ऑन ए टेबल. अगर हमने इसको टेबल सरफेस पे रख दिया, ये तो हमेशा वहीं पे रहेगा जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई न करें. अब देखिए, अगर ये रेस्ट पे है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे कोई भी इस पे फोर्सेस एक्ट नहीं कर रहे. इस पे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट उनका जो नेट होगा, रिजल्टेंट होगा, वो 0 के बराबर होगा. अब देखिए कौन कौन सा फोर्स पे एक्ट कर रहा है. नंबर 1, अगर ये रेस्ट पे है ऑन ए टेबल, ठीक है, सबसे पहले इसका वेट, इट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, mg, दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है ना, इस पे एक फोर्स एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड्स, विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जो एक्ट कर रहा है बॉडी पर. ठीक है, ओके. अब इसके साथ साथ एक और फोर्स है. अब हमने इसको टेबल पे रख दिया तो टेबल पे इस पे एक फोर्स एक्सर्ट करेगा जिसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन. ठीक है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में. और इज ए नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट ड्यू टू दिस surface of the table. Is this clear? अब ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होता है? नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg. नॉर्मल रिएक्शन इसको उतना ही मिलेगा टेबल से जितना इसका वेट होगा. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यही नॉर्मल रिएक्शन इस वेट को बैलेंस कर रही है, तो ये रेस्ट पे रहती, रेस्ट पे थी और रेस्ट पे ही रहेगी. ठीक है ना, तो नेट, व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? इट इज 0. So it doesn't mean that if a body is at rest, no forces are acting on it. Forces are acting on it, but the resultant of those forces is 0. उनका नेट जो होता है वो 0 होगा. यहाँ पे जो नेट फोर्स है वो 0 होगा. तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे नेट फोर्स. नेट फोर्स जब हम अप्लाई करेंगे यानी कि वो 0 नहीं होना चाहिए. नॉन जीरो नेट फोर्स, नॉन जीरो नेट फोर्स, नेट फोर्स होना चाहिए कुछ. जब नेट फोर्स होगा, अगर रिएक्शन ज्यादा हो गई तो ये ऊपर जाएगी, ये ब्लॉक ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो जाएगी. अगर ये रिएक्शन इसको कम मिलेगा, ठीक है, तो ये नीचे जाएगी,
नीचे की तरफ पे एक्सेलरेट करेगी, खाली नीचे नहीं जाएगी बल्कि ये एक्सेलरेट करेगी, इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस पर अगर नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करते होंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो 0 के बराबर होता है। इज दिस क्लियर? ओके, अब इसी तरह से स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। अब अगर बॉडी मोशन में है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इफ ए बॉडी इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक with some velocity, it will continuously move along the same straight track with the same velocity. ये उसी ट्रैक पे जाएगी with the same velocity, यानी कि इसकी स्पीड जो होगी वो चेंज नहीं होगी। The speed of the object will not change. ठीक है, न वो स्पीड इंक्रीज हो जाएगी न वो स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, ना ये एक्सेलरेट हो जाएगा न ये रिटार्ड हो जाएगा, और इट्स ओन। ठीक है, यहाँ पे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डज नॉट, द स्टेट ऑफ मोशन of an object does not change on its own. On its own का मतलब है ये जो बॉडी है ये खुद ब खुद अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकती है। ठीक है ना? बट इन आवर डे, जब तक इस पे कोई फोर्स एक्ट ना करे, बट इन आवर डे टू डे लाइफ वी फाइंड द थिंग्स अदरवाइज। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या आपके सामने बॉल है, अगर उसको आप ये रेस्ट पे, अगर उस पे हम नेट फोर्स अप्लाई करेंगे, किक मारेंगे, जब हम उस पे किक मारेंगे, मुक्का मारेंगे, तो व्हाट विल हैपन टू दैट बॉल, इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट वो चेंज हो जाएगी, अब ये मोशन में आ जाएगा। ठीक है, अब ये अगर ये बॉल मोशन में है, इट रोल्स अलोंग द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड एंड कवर सर्टेन डिस्टेंस, आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस इट विल कम टू स्टॉप, इट विल रेस्ट, इट विल कम टू रेस्ट। ठीक है, ये रुक जाएगी, ये बॉल, ये ऑब्जेक्ट रुक जाएगा आफ्टर कवरिंग सर्टेन डिस्टेंस। ठीक है, क्यों? पहले हमने इसको जो लात मारी है, इसको कुछ वेलोसिटी दी है, उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो मैक्सिमम होगी, तो उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ठीक है, एंड देन फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 होगी। जब उसकी वेलोसिटी 0 बनेगी द बॉडी विल कम टू रेस्ट। इज दिस क्लियर? मगर ये हम डेली लाइफ में देखते हैं। मगर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ अ बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी इट विल कंटिन्यूअसली मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन in one direction with the same velocity. Is this clear? मगर हम अपनी लाइफ में ऐसा नहीं देखते। इसका मतलब क्या हुआ? न्यूटन्स लॉ फर्स्ट लॉ फेल हो रहा है? नहीं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ फेल नहीं हो रहा है। तो फिर क्या होता है वहां पे? जब बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ मूव करती है, ठीक है, ऑन ग्राउंड मूव करती है कोई ऑब्जेक्ट या बॉल, ठीक है, तो उस पे सर्टेन नंबर ऑफ इनविजिबल फोर्स एक्ट करते हैं, सम इनविजिबल फोर्स उस पे एक्ट करते हैं। ठीक है, दोज इनविजिबल फोर्सेस अपोज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो वो इनविजिबल फोर्सेस क्या है? दोज इनविजिबल फोर्सेस आर लाइक एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड frictional force are there, frictional forces are there, air resistance is there। जो एयर है वो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो अपोज करेगी इसकी मोशन को। ठीक है, सो देयर आर सर्टेन फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस इज देयर, force of friction between the body and the ground is there, which opposes the motion of the body. The motion of the body is being opposed by certain invisible forces like air resistance and force of friction. Is this clear to you? अगर वो force of air resistance या force of friction हम remove करेंगे somehow, तब क्या होगा? अगर बॉडी को अगर हमने एक बार किक मार दी तो वो कंटिन्यूअसली मूव करती रहेगी। The object will never come to rest if we remove all the opposing forces and the force of friction and resistance अगर हम remove करेंगे somehow। ठीक है, so let me tell you one thing, but it is not possible to eliminate the force of friction, but we can minimize the force of friction to some extent। ठीक है, तो वो हम यानी कि खत्म नहीं कर सकते। Is this clear to you? अगर नहीं होता वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और एयर रेजिस्टेंस, तब ये बॉडी जो मूव कर रही थी कंटिन्यूसली मूव करती रहती along the same straight path with a constant velocity। Is this clear? Okay। तो यहाँ पे so does not change on its own। तो बॉडी में ये सलाहियत नहीं है ये खुद ब खुद रुक जाएगी, ये खुद ब खुद नहीं रुकती है। जब सरफेस पे बॉडी मूव करती है खुद ब खुद नहीं रुकती है, इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकता है। वहां पे भी नेट एक्सटर्नल फोर्स है, मगर वहां पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड एयर रेजिस्टेंस है। इज दिस क्लियर टू यू? तो अगर वो नहीं होता तो ये खुद ब खुद नहीं रुकता, नहीं, इसमें कुछ ये सलाहियत है। तो कब ये इसकी जो मोशन है वो चेंज हो जाएगी? इट इज द
व्हेन नेट फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, जब नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये क्या करेगा, चेंजेस इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो इसकी यूनिफॉर्म मोशन कौन चेंज करेगा, अगेन नेट फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पे तब इसकी जो यूनिफॉर्म मोशन होगी वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अगर बॉडी मोशन में होगी उस वक्त ये भी जैसे कि मैंने अभी बता दिया, अगर बॉडी रेस्ट पे है इसका मतलब ये नहीं है कि इस पे फोर्स एक्ट नहीं कर रहे, इस पे फोर्स एक्ट कर रहे हैं बट उनका रिजल्ट क्या होता है, 0 के बराबर। इसी तरह से अगर बॉडी मोशन में होती है, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी मूव कर रही है इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर फोर्स एक्ट नहीं कर रहे हैं, उस पर फोर्स एक्ट कर रहे हैं पर वो नेट फोर्स, जो नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है। याद रखना जब भी कोई बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी मूव करे इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है, जैसे कोई बाइक मूव करे, कार मूव करे, इफ इट्स मूविंग अलोंग द सेम स्ट्रेट ट्रैक विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उस वक्त उस कार पे जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो 0 के बराबर होगा, ठीक है ना। सो हैंड कार्ड जो होता है जब हम उसको धक्का देते हैं, ठीक है, अगर वो हैंड कार्ड जो होती है अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगी अलोंग स्ट्रेट ट्रैक तो उस वक्त भी उस पर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा होगा वो 0 के बराबर होगा। मगर नंबर ऑफ फोर्स आर एक्टिंग ऑन द हैंड कार्ड, ठीक है ना, मगर वो 0 के बराबर होगा अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। इज दिस क्लियर टू यू? तो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर दैट कि फोर्स की वजह से स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाएगा, यानी कि स्टेट ऑफ रेस्ट से मुराद ये है अगर इसमें वेलोसिटी 0 है तो ये मूव करना शुरू करेगा तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू फोर्स, ठीक है ना। ओके, अगर फोर्स अप्लाई, अगर बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, इफ इट इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तब भी इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। सो फ्रॉम दिस डिस्कशन इट इज क्लियर दैट जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने से क्या होता है, फोर्स चेंजेस वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इन दो चीजों यही पता चला। अब थर्ड पॉइंट इज देयर, स्टेट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, ठीक है। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है अगर बॉडी मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है, इट विल कंटिन्यूअसली मूव विद द सेम स्पीड अलोंग द सेम स्ट्रेट ट्रैक, यानी कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो जाएगी ऑन इट्स ओन। तो यहां पे लिखेंगे डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन, ये खुद ब खुद चेंज नहीं हो जाएगी, यानी कि बॉडी में सलाहियत नहीं है कि वो डायरेक्शन ऑफ मोशन खुद ब खुद चेंज करे, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है अलोंग स्ट्रेट ट्रैक इट विल कंटिन्यूअसली गो ऑन द सेम स्ट्रेट ट्रैक, ठीक है। एंड अब ये डायरेक्शन कौन चेंज करेगा, अगेन इट इज द नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स विच चेंजेस direction, its direction of motion, its direction of motion, ठीक है। तो बॉडी में न ये सलाहियत है कि वो खुद अगर रेस्ट पे है वो खुद मूव नहीं करेगी, ठीक है। अगर वो मोशन में है मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो वो खुद ब खुद रुक नहीं जाएगी, ठीक है, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी। अगर ये मूव कर रही है अलोंग स्ट्रेट ट्रैक तो बॉडी में ये सलाहियत नहीं कि वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करे खुद ब खुद, ठीक है। तो ये कौन करता है, इट इज द फोर्स, फोर्स करता है। फोर्स क्या करता है, इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करता है व्हेन द नेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, ठीक है। यही नेट फोर्स अगर बॉडी मोशन में है, मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तब जब हम उस पर नेट फोर्स अप्लाई करेंगे तब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, इसकी यूनिफॉर्म मोशन चेंज हो जाएगी। और जब हम यही नेट फोर्स इस पे अप्लाई करेंगे, यही नेट फोर्स इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज करती है, ठीक है ना। तो ये सारी सलाहियतें फोर्स में है, न कि ये बॉडी में ये सलाहियतें हैं। इज दिस क्लियर? तो बॉडी में ये सलाहियत नहीं है कि ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज करे। दिस इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी, इनएबिलिटी ऑफ a body, and this inability of the body
is what we call inertia. इसी को हम कहते हैं inertia, inertia of the body. ठीक है, बॉडी में सलाहियत नहीं है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज करे. तो दिस इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ द बॉडी. ठीक है, तो यहां से इनर्शिया की डेफिनेशन मिल गई हमें, जैसे कि हमने पहले ही बता दिया था. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज द इनएबिलिटी, इट इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी. कौन सी इनहेरेंट प्रॉपर्टी? इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी. ठीक है, ये कभी हम एबिलिटी भी की सूरत में भी डिफाइन कर सकते हैं. यहां पर मैं इनएबिलिटी की सूरत में पहले डिस्कस करूंगा. इट इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी. इनर्शिया इज द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ. इट इज स्टेट ऑफ rest, state of uniform motion and state of direction along a straight line. ठीक है, ये खुद ब खुद ये बॉडी में ये सलाहियत नहीं कि वो खुद ब खुद स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन एंड स्टेट ऑफ डायरेक्शन चेंज करे. अगर इन तीनों को मिलाएंगे तो यहां से मिलती है डेफिनेशन फॉर इनर्शिया. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है. ठीक है ना, इनर्शिया किसको कहते हैं? सो व्हाट इज इनर्शिया? So we can write it here. यहां पे लिखेंगे inertia, inertia of body. ठीक है, is the in, yeah, we can say like this. It is the inability inertia. So it is the inability of a body to change by itself. It is state of rest or of uniform motion along a straight line. Is this clear to you? यह है inertia of the body, इसकी डेफिनेशन. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है उसी में से हमने डिफाइन किया inertia. So न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन defines inertia of body. So inertia of body is the inability of your body to change by itself its state of rest or of uniform motion along a straight line. Is this clear? अब इसी तरह से फोर्स की भी डेफिनेशन इसी से मिलती है. कैसे? देखिए, changes its state of rest. It is the force alone which changes the state of rest of a body, and it is the net force, external net force alone which changes its state of uniform motion. It is this net external force alone which changes its direction of motion. तो इनको कंबाइन कीजिए तो यहां से मिलेगी डेफिनेशन ऑफ फोर्स. ठीक है ना? सो वी कैन डिफाइन द फोर्स एज force is defined as it is the external effort. It is an external effort in the form of push or pull which changes or tries to change its state of rest or of uniform motion along a straight line. तो यहां से जब हम कंबाइन करेंगे यहां से फोर्स की डेफिनेशन मिलती है. ठीक है ना? सो कैसे डिफाइन करेंगे फोर्स? तो फोर्स इज डिफाइंड एज an external effort in the form of push or pull which changes or tries to change state of rest or state of uniform motion along a straight line of a body. ये है डेफिनेशन ऑफ फोर्स. तो ये भी हमने देखिए, फोर्स की भी डेफिनेशन हमें किससे मिलती है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से. इज दिस क्लियर टू यू? ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये जो इनर्शिया है, अगर हम अलग अलग बात करेंगे तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स. एक यहां पे फर्स्ट वाला केस देखेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन.
अगर बॉडी रेस्ट में है, ये अपना रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट खुद ब खुद चेंज नहीं कर सकता है, बॉडी में एबिलिटी नहीं है. एंड दिस टाइप ऑफ इनर्शिया इज वन टाइप ऑफ इनर्शिया एंड इट इज कॉल्ड व्हाट? इनर्शिया ऑफ रेस्ट. इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट. अब दूसरा हिस्सा देखेंगे इस स्टेटमेंट का. दूसरा हिस्सा, स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी डज नॉट चेंज ऑन इट्स ओन. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन. यानी कि अगर बॉडी मोशन में है, ये खुद ब खुद रुकेगी नहीं, इसकी यूनिफॉर्म मोशन खुद ब खुद चेंज नहीं हो जाएगी. दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. इसी तरह से अगर बॉडी मूव कर रही है along a straight track, state of direction of the body does not change on its own. बॉडी में सलाहियत नहीं कि वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे. एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. इसको कहते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. दिस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट. दिस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. दिस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. So it means that inertia of a body is of three types. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या क्या है. अब from this we conclude that the inertia है, it is of three types. Three types of inertia. Number one, inertia of rest. ठीक है. So what is inertia of rest? Inability of a body. ठीक है ना, यह है इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट. ठीक है, inability of a body to change by itself is state of rest. In terms of ability भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं. In terms of ability हम कैसे डिफाइन करेंगे इसको? अगर बॉडी रेस्ट पे है तो ये कोशिश करेगी कि ये रेस्ट पे ही रहे. अगर कोई एक्सटर्नल एफर्ट इस पे किया जाएगा ताकि इसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज हो जाए, ये उसको अपोज करेगी. इन दिस अगर इस नजरिए से देखें तो ये बॉडी की एबिलिटी होगी. ठीक है ना, यहाँ पे इनएबिलिटी कहते हैं. तो और इस तरह भी कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी एक्सटर्नल एफर्ट और फोर्स that tries to change its state of rest. That tries to change the state of rest. That tries to move it. In short, we can say that tries to change the state of rest, or that tries to move it. That tries to move. इस तरह भी कैसे move it शॉर्ट में. Is this clear? अगर इस हिसाब से देखेंगे, ये किसी भी एक्शन एफर्ट को जो इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज करना चाहते हैं, इसको अपोज करते हैं. उसको कहते हैं नहीं, मैं चेंज नहीं हो जाऊंगी, मैं रेस्ट पे हूं, मैं रेस्ट पे ही रहना चाहती हूँ. तो उस हिसाब से ये एबिलिटी हो गई बॉडी की. ठीक है ना, इट अपोज इन एक्सटर्नल एफर्ट. ठीक है, इसी तरह से हम तो दूसरा है, सेकंड इज देयर इनर्शिया ऑफ motion. Second type of inertia. So inertia of motion, it is again inability of a body to change by itself. It is state of rest नहीं है, यहाँ पे अब आएगा motion, state of motion. कौन सी motion? Uniform motion. यहाँ पे देखेंगे uniform motion. ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन से यहाँ पे मुराद ये है जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो जाएगी, यानी स्पीड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जिसको स्पीड करें वो चेंज नहीं हो जाएगी. यानी बॉडी में सलाह दी कि वो खुद ब खुद अपनी स्पीड चेंज करे. ठीक है, तो वो सलाहियत नहीं है इसमें. दिस कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन. ठीक है, तो या इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी भी कह सकते हैं.
यानी कि ये अपोज करेगा कोई किसी भी एक्सटर्नल एफर्ट को, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को जो इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना चाहे। तो वी कैन से एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी एक्सटर्नल फोर्स और एफर्ट दैट ट्राइज टू स्टॉप इट। यहाँ पे मूव, वहां पे लिखेंगे एक्सेलरेट, कहेंगे दैट ट्राइज टू एक्सेलरेट it, accelerate या retard it, or that tries to stop it। ये किसी भी ऐसे एक्सटर्नल एफर्ट को अपोज करेगा जो इसको एक्सेलरेट करना चाहे, जो इसको रिटार्ड करना चाहे या जो इसको स्टॉप करना चाहे। कोई भी एक्सटर्नल एफर्ट यानी फोर्स अगर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे उसकी वजह से या इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अगर अपोज डायरेक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेशन हो जाएगी, ठीक है ना, यानी कि स्पीड कम हो जाएगी, ठीक है। तो आखिरकार ये स्टॉप हो जाएगा रिटार्डेशन अपोज डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये ऐसी एफर्ट को ये हमेशा अपोज करती है, ठीक है ना। दिस इन दिस सेंस देन दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी। इस हिसाब से ये बॉडी की एबिलिटी हो गई। इस तरह से इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन इन टर्म्स ऑफ इनएबिलिटी, तो ये इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इट इज स्टेट ऑफ डायरेक्शन, to change it is state of, to change it is direction of motion। मतलब बॉडी में सलाहियत नहीं है कि वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन खुद चेंज करे, ये उसमें सलाहियत नहीं है। अगर इन अदर्स वर्ड्स देखेंगे इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी, तो ये हम कह सकते हैं एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी एक्सटर्नल फोर्स दैट ट्राइज टू चेंज इट्स डायरेक्शन। यहां पे लिखेंगे दैट ट्राइज टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। इज दिस क्लियर? तो ये हुए 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। तो ये